हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 24 को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड फंक्शन। ठीक है, रुधिर के कार्य और ब्लड ग्रुप। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर है। हम लोग बात करते हैं आज सबसे पहले ब्लड के फंक्शंस की। ठीक है, इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ा था। ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया, ब्लड के तीनों आप लोगों ने सेल्स पढ़ लिए। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों पढ़ चुके हैं आप लोग। लेकिन अब हम बात करेंगे आज किसके बारे में, नॉर्मली ब्लड ग्रुप और ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो बेटा मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अपनी बुक्स देखिएगा, अपने नोट्स अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग इस वीडियो में, लेक्चर वीडियो को देखकर आप लोग कंस्टेंटली कॉपी में लिख भी सकते हैं। क्लियर है। तो पहला बात करते हैं हम लोग ब्लड के फंक्शनिंग की। ठीक है, ब्लड के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है ऑक्सीजन परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, परिवहन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में आप लोगों ने ऑक्सीजन लिया बेटा। ठीक है, बॉडी में, आई एम चेंजिंग द मार्कर, बॉडी में आपने ऑक्सीजन लिया। अब आप ऑक्सीजन तो आपने लिया, लेने के बाद क्या कर रहे हो, उस ऑक्सीजन को आप लोग आगे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंची, लेकिन फेफड़ों तक पहुंचने में मतलब स्टोर करके रखने में तो कोई काम नहीं है। हमें तो क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग करना है। कहाँ उपयोग करना है, जो आपने खाना खाया उसमें। ठीक है ना। अब आपका डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, ब्लड करता है। ब्लड में कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, एक वर्णक प्रोटीन बोल सकते हो आप लोग, जिसमें हीम पिगमेंट होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, और उसमें Fe+ की फेरस आयंस होते हैं। क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक जटिल अणु बनाता है, जिसे आप लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन या HBO कॉम्प्लेक्स बोलते हो। और ये HBO कॉम्प्लेक्स बेटा आगे आपकी सेल्स तक माइग्रेट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, फिर आता है CO2 का परिवहन बेटा, ये भी ब्लड के द्वारा होता है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए आप लोगों की जो जैविक क्रियाएं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, उनकी उपयोगिता के लिए नॉर्मली आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर है। अब ऑक्सीजन की रिक्वायर है, जब आप लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रही है, क्या एटीपी मिल रहा है प्लस CO2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये CO2 है बेटा, ये तो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह कंसिडर हो रहा है ना, एक अपशिष्ट उत्पाद है ना। अब इस CO2 को भी तो भाई लेके आना है, ऑक्सीजन को छोड़ना ही नहीं होता, CO2 को वापस लेके आ रहा है। ठीक है, तो CO2 को लाने का काम भी बेटा ब्लड कर रहे हैं। मेनली CO2 का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन ना करके कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। ओके, क्लियर है। तो प्लाज्मा क्या करता है, CO2 को कोशिकाओं से लेकर फेफड़ों तक लेके आ रहा है, यानी कि सेल के टिश्यूज से लेकर फेफड़ों तक लेके आ रहा है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर, फेफड़ों से लेकर कहां ले जा रहा है, सेल्स और टिश्यूज तक ले जा रहा है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, देन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका खाद्य पदार्थों का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ओके, इसमें क्या है, आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो गया, अवशोषित हो गया। थोड़ा सा इंग्लिश बोल रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि उन्हीं खाद्य पदार्थों का वितरण जो है वो मिश्रण विधि के द्वारा अब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू ही वो आगे चलकर पूरी बॉडी तक, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक जाते हैं। अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट वर्क है दैहिक ताप नियमन, यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब ब्लड का बेटा क्या रोल है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में। आप लोग देखो, अभी देखो मेरे स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं। ठीक है ना। आप लोग देखो, जब आप गर्मी में बाहर जा रहे हो, हैंड टू हैंड आपकी बॉडी के जो पोर्स है, इन पे पसीने की ड्रॉपलेट यानी कि बूंदे निकल के आ जाती हैं। क्लियर है। अब पसीने की जैसे ही बूंदे निकल कर आई, ड्रॉपलेट्स निकल कर आई, वो कैसे बनी बेटा, वो जो आप लोगों की वेन्स थी, आपके टिश्यूज में जो ब्लड में एक्स्ट्रा वाटर मटेरियल था, वो वाटर मटेरियल और प्लस सम एसेंशियल एल्कलाइन सबस्ट्रेट जो है वो आ जाते हैं आपकी सरफेस के ऊपर और पोर्स से बाहर निकल आते हैं। जो आपकी एपिथेलियम सेल्स जो है, स्किन एपिथेलियल है, एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ताकि आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो सनबर्न ना हो सके, उनके ऊपर सूर्य से कोई भी प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, यानी दैहिक ताप नियमन का कार्य भी क्या करता है, ब्लड करता है। ओके, पहली बात
ये तो ठीक है बाहर की बात करें। अब सुनिएगा मेरी बात, बाहर अगर टेम्परेचर कम है और अब उससे क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है अंदर जा रही है वो एक पता है हमें, हम लोगों को ज्वलनशील गैस होती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, अंदरूनी जो आपके शरीर का तापमान है उसको नियंत्रित करती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। साथियों मेरे, ठीक है। फिर आता है हार्मोन का संवेदन, हालांकि आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अंतःस्रावी ग्रंथियों में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हार्मोन के संवेदन की अगर मैं बात करूं, हार्मोन्स क्या है बेटा, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन कहाँ काम करते हैं, अपने लक्ष्य तक या टारगेट तक काम कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब हार्मोन बेटा अपने टारगेट की तरफ काम कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ होती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपकी डिटेल में आएगा आगे ये चैप्टर में आएगा एंडोक्राइन वाले में, ठीक है। आपकी जो ब्लड वेसल्स है यानी जो आपकी रुधिर वाहिकाएं और वाहिनिकाएं है उनकी दीवारों में ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहली बात करें पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आती है आपकी थाइमस, पैराथाइमस, पैराथाइमस के बाद आती है आप लोगों की पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज के बाद आते हैं आप लोगों के एड्रिनल, एड्रिनल के बाद आते हैं आपके जेनिटल ग्लैंड्स, ठीक है, पीनियल ग्लैंड वगैरह सारी की सारी आती है, क्लियर है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। अब हार्मोन के संवेदन की अगर हम लोग बात करें तो हार्मोन का संवेदन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कर रही है, अपने द्वारा निकलने वाले हार्मोन को सीधे रक्त में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और वो रक्त जो है वो ब्लड है वही उनको उनके टारगेट तक, हार्मोन्स को उनके टारगेट तक यानी उनके लक्ष्य अंग तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आपका ब्लड ही कर रहा है, क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है चोट की मरम्मत। नॉर्मली बेटा लोग क्या कहते हैं, चोट की मरम्मत और रक्त के थक्के को एक ही बताते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग है। चोट की मरम्मत के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके ब्लड में आप लोगों ने ल्यूकोसाइट्स पढ़ा था यानी कि डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जहां पर घाव हुआ है, ठीक है, प्लेटलेट्स से क्या किया, बिंबाणु ने क्या किया, जो आप लोगों के पट्टिकाणु है, बिंबाणु आप लोग जिनको बोलते हो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो, ठीक है, तो बिंबाणुओं ने और पट्टिकाणुओं ने क्या किया कि भाई वहां पर रक्त का थक्का जमा दिया। अब रक्त का थक्का तो जम गया, खून तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब जो वहां पर माना कि मेरे इस अंग में यहाँ पर कोई चोट लगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लड का थक्का तो जम जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अब थक्का जमने के बाद जो उसके साइड वाली पास वाली सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उनको क्या बोलेगी आपकी ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, कि बोले अब तुम डिवाइड करो, अब तुम डिवाइड करो, क्योंकि वहां पहले वाली सेल जो टूट गई, अब तुम डिवाइड करो उस पूरे के पूरे। आप लोग देखो ना कि थक्का जमने के कुछ दिन बाद आपकी नीचे, उस थक्के के नीचे एक नई स्किन, एक नई त्वचा आने लगती है, वो क्या होती है, वो डब्ल्यूबीसी जो है वो किसको, नई जो पास वाली सराउंडिंग सेल्स जो उनको प्रमोट करेगी, उनको बोलेगी कि बोले नहीं अब आप क्या करोगे, आगे नई सेल्स का डिवाइड करो, जिससे क्या है कि अंदर नीचे नई त्वचा का निर्माण होता है, क्लियर। रोगों से बचाव, इसमें भी आप लोगों के डब्ल्यूबीसी का मेन रोल है। हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी में लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि आपकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उस डब्ल्यूबीसी में एक तो फैगोसाइट सेल होती है, एक मैक्रोफेजेस होती है, महापक्षिकाणु बोलते हैं, ठीक है, फैगोसाइट्स पक्षिकाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन आया या कोई भी पैथोजन बॉडी में आया तो उस पैथोजन को ट्रैप कर लेती है, उसको डिस्ट्रॉय, उसको खत्म कर देती है, खाकर खत्म कर देती है, भक्षिकाणु भक्षण कर देती है उसका, पहली बार, ठीक है। उसके अलावा आपके डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको लिम्फोसाइट्स पढ़ाए थे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स लसीकाणु, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट अलग अलग पढ़ाए थे। बी लिम्फोसाइट क्या कर रही है, कोई भी पैथोजन आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है, पैथोजन के अगेंस्ट क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। फिर है वाटर बैलेंस, बेटा ये ब्लड में ऑस्मोसिस और आप लोगों के डिफ्यूजन के थ्रू यानी परासरण और मिश्रण नियमन के थ्रू आप लोगों का क्या होता है, जल का संतुलन भी करता है, ठीक है। फिर आता है रोगों का निदान। निदान का मतलब होता है बेटा डायग्नोसिस, निदान का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस, यानी सुनना मेरी बात, काफी लोग निदान को उपचार ही बोलते हैं, नहीं, उपचार अलग है, पहले निदान होगा, भाई बीमारी का पता लगेगा तभी तो आप लोग आगे चलकर क्या करोगे, उसका इलाज कराओगे ना। तो रोगों का निदान, आप लोग देखते हो कि डॉक्टर आप लोग जब बीमार होते हो तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करता है, ठीक है, कैसे, अगर आपके खून में ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी की मात्रा अचानक बढ़ रही है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर अचानक बढ़ रही है, दैट मींस एक मेक श्योर 101% आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई ना कोई संक्रमण, ठीक है, ओके। पहली बात रोगों का निदान करना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, क्लियर है। फिर सीरम टेस्ट, सीरम प्लाज्मा टेस्ट, काफी ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप लोग क्या करते हो कि ब्लड को
क्या, सॉरी, आप लोग अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो, डिजीज को डायग्नोज कर रहे हो, ठीक है ना, यानी बीमारियों का निदान कर रहे हो। फिर उत्सर्जी पदार्थों का संवेदन, बेटा मैं इसके ऊपर भी स्टार लगा रहा हूँ, हालांकि इस चैप्टर के जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका किडनी वाला, उसमें आप लोग इजीली पढ़ोगे। मेनली क्या होता है, ब्लड जो है वो उत्सर्जी पदार्थ जो है, अब इसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन से, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह, हमारी बॉडी में मोस्टली यूरिया ही बनता है, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ। यूरिया क्या है, नाइट्रोजन का प्रकाशक है, ठीक है। अब क्या है कि ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो है उनको क्या करेगा, ये कोशिकाओं से निकाल कर लेके आएगा, ठीक है। कहां तक लेके आएगा, किडनी तक। किडनी क्या करेगी, उनको फिल्टर कर देगी, यूरिया से यूरिन बनता है, क्लियर है ना, क्लियर है। अब आता है रुधिर का थक्का जमना, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। जब चोट लगती है तो कॉन्स्टेंटली सुनना मेरी बात, रुधिर ना बहे, अब खून की कमी ना हो, तो उसे रोकने के लिए रुधिर का थक्का जमना जरूरी होता है। अब उसके लिए कौन सा होता है, सबसे पहले प्लाज्मा आया, प्लाज्मा ने क्या किया, यहाँ चोट लगी तो वहां पे एक नेट जाल जैसा बना दिया, उसमें पट्टिकाणु आकर फंस जाते हैं और फंसने के बाद एक खुरंड या ब्लड का क्लॉट बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, यहां तक तो हो गए आप लोगों के ब्लड के कार्य। अब बात करें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। ये टॉपिक आपका एज इट इज जेनेटिक्स में मेंडल वाले पार्ट में भी यूं का यूं आएगा, क्लियर है। ब्लड ग्रुपिंग, ओके, ब्लड ग्रुपिंग यानी कि रक्त समूह, रक्त समूह, क्लियर है ना बेटा। अब रक्त समूह की बात करूं, ब्लड ग्रुप की बात करूं, तो बेटा नॉर्मली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो रक्त को समूहों में बांटना, रक्त को किसमें बांटना, समूहों में बांटना, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, क्लियर है, वो कैसे, किस तरीके से, पूरा डिटेल में बात करेंगे आज, चाहे कोई दिक्कत नहीं, कितना ही लंबा आपका लेक्चर हो जाए, क्लियर है। तो रक्त को समूहों में बांटना, अब समूहों में बांटना मींस इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली ब्लड ग्रुप की, तो मानव शरीर में, यानी कि हमारी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, मेरी बॉडी की बात कर रहा हूं, आपकी बॉडी की बात कर रहा हूं, मानव शरीर में जो रक्त है उसमें रक्ताणु, नॉर्मली लोग रक्ताणु बोलते हैं, अब उसमें WBC को भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वो गलत है, लेकिन वो गलत है। रक्ताणु मतलब RBC पर उपस्थित एंटीजन। अब एंटीजन क्या है भाई, प्रतिजन, प्रति, ठीक है, जन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी विजातीय कण जो आपकी बॉडी में एंट्री किया, एंटीजन, ठीक है, वो एंटीजन है, पैथोजन कहलाता है, क्लियर है। अब एंटीजन की अगर हम लोग बात करें तो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन उसका दूसरा नाम एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है और प्रतिजन भी कहा जाता है, हिंदी में बेटा प्रतिजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रतिजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड पड़ता है, इसलिए एंटीजन सही है, ठीक है। पर एंटीजन के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, ठीक है। यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि आरबीसी में एंटीजन है, आरबीसी की बॉडी के ऊपर, आरबीसी के अंदर नहीं है, अंदर तो उसमें हीमोग्लोबिन है, उसकी जो सरफेस है, यानी ये कोई आरबीसी आपकी सेल है, ठीक है ना, इस सेल के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होता है, इन एंटीजन के बेस के आधार पर आप लोग ब्लड को समूहों में बांट रहे हो, ठीक है। अच्छा, एंटीजन और एग्लूटिनोजन है क्या, ये ऐसे पदार्थ हैं जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या हो गया भाई, एंटीबॉडी क्या हो गया, नॉर्मली एंटीबॉडी क्या होती है, एक प्रकार की ग्लोबिन प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन मतलब इसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, हालांकि इम्यूनोलॉजी में आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसको, ठीक है। आई एम नॉट फॉरगोइंग, मैं इसको यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओके। तो एंटीबॉडी क्या कर रहा है, एंटीजन क्या कर रहा है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित कर रहा है। अब एंटीबॉडी क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो किसी भी एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रियात्मक रूप में उत्पन्न होते हैं, क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूं, एंटीबॉडी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है जो किसी भी एंटीजन की क्रिया के फलस्वरूप प्रतीकात्मक रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, या प्रतिक्रियात्मक रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडी कहलाते हैं। अच्छा, मानव आरबीसी में बात कर रहे हैं तो दो समूह पाए जाते हैं एंटीजन के, एक तो है एबीओ सिस्टम, एबीओ तंत्र, और दूसरा है आप लोगों का आरएच सिस्टम। आज हम लोग एबीओ सिस्टम को बात करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आरएच सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है एबीओ सिस्टम। एबीओ तंत्र क्या है, सबसे पहले एबीओ सिस्टम की मैं बात करूं तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंडस्टीनर, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1900 में। कब की थी, 1900 में।
सन याद रखने की हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी बोर्ड वाला पूछ लेता है, ठीक है। नीट वाला तो बहुत रेयर चांस है पूछता है कोई ईयर, दो पूरे पेपर में शायद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्या है ईयर वाले आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 2 टाइप की एंटीजन होती है आरबीसी में, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। जो आरबीसी की सतह पर, मैंने बोला था कहाँ होती है, आरबीसी की सतह पर, यानी कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर। कहाँ होती है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर होती है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, वो तो ग्लोबिन प्रोटीन थी, एंटीबॉडी क्या थी, ग्लोबिन प्रोटीन थी, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का क्या है, मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। अब इसके लिए, अब इस एंटीजन से लड़ने के लिए, भाई एंटीजन अगर अपना प्रभाव दिखा रहा है तो उसको कंट्रोल भी तो करना है ना बॉडी में। एंटीजन से लड़ने के लिए प्लाज्मा में 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है भाई, एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। अब बी के अगेंस्ट कौन सी होती है, बी के प्रभाव को कम करती है एंटी ए, बी के प्रभाव को तो कम करेगी ये, और ए के प्रभाव को कम करेगी एंटी बी, कम करेगी, ठीक है। तो इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही मानव ब्लड ग्रुप को 4 समूहों में बांटा गया है। मानव ब्लड ग्रुप को कितने समूहों में बांटा गया है, 4 समूहों में, ओ, ए, बी और ए बी, या ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टेबल समझाता हूं बेटा, क्योंकि ये टेबल अगर एक बार लाइफ में समझ में आ गई ना, तो इसके बाद आप लोगों को ब्लड ग्रुप जो है वो बिल्कुल इजी लगेगा, यानी कि बच्चों का खेल लगेगा। ब्लड ग्रुप, रक्त का समूह, एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन का होगा आरबीसी पे होगा। अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कहाँ होगी बेटा, प्लाज्मा में होगी। उपस्थिति लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, हालांकि टेबल में लिखा हुआ नहीं है, केवल समझाने के तौर पर। भाई एंटीजन का होगा आरबीसी में होगा, और एंटीबॉडी का होगी प्लाज्मा में होगी। अब ये किस किस को अपना खून दे सकता है, भाई ओ ग्रुप वाला किसको अपना खून दे सकता है, और किससे खून ले सकता है, भाई देने और लेने की रिक्वायरमेंट भी तो पड़ती है ना, क्लियर है। और फिर ये क्या कह रहा है कि इंडिया में जो लोग हैं उनमें कितने % लोग हैं जिनके पास ये ग्रुप पाया जा रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप या हर एक ग्रुप पाया जा रहा है। तो पहली बात करते हैं हम लोग ओ की, बेटा इसे सर्वदाता बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं आप लोग, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। क्यों बोलते हैं, वो बात कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात। क्योंकि इसकी आरबीसी में, अगर ये ब्लड ग्रुप है किसी की बॉडी में, तो उस व्यक्ति की आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब भाई एंटीजन नहीं है तो कौन सी एंटीबॉडी उससे जाके क्रिया करेगी, कोई एंटीबॉडी क्रिया ही नहीं करेगी, क्योंकि शैतानी कौन कर रहा है, एंटीजन तो शैतानी कर रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए तो एंटीबॉडी है आपके पास में। अब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी क्या क्रिया करेगी बेटा, ठीक है। और इसी कारण एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण इसे सर्वदाता बोलते हैं, क्लियर है ना। मेन रीजन ये है, मेन रीजन ये है, एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता, ठीक है। तो सर्वदाता है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, भाई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये खून किस किस को दे सकता है, ए को, बी, ए बी और ओ, सभी को अपना खून दे सकता है। क्यों दे सकता है, सुनना मेरी बात, ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को देने का कारण बताता हूं। भाई ए वाले को, ए के पास एंटीजन ए होता है और उसके लिए एंटीबॉडी बी काम करती है, तो इसके पास एंटीबॉडी बी तो है या नहीं है, क्लियर है, इसलिए ए को दे सकता है, ठीक है। बी के पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए उसके अगेंस्ट होती है, भाई बी को कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडी ए आती है, इसके पास एंटी ए बी है, तो चाहे इसे किसी को ही दे दो, कोई भी एंटीजन उत्पाद मचाता है, ये दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा ए बी वाले की बात करें तो इसके पास दोनों एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए ए को कौन करेगा, बी कंट्रोल करेगी, बी को कौन करेगा, ए करेगा, तो इन दोनों के लिए भाई इसके पास एंटीबॉडी है, इसीलिए ये सबको खून दे सकता है। लेकिन मेन बात आ गई, भाई ले किससे सकता है, ले केवल ये ओ से सकता है। क्यों ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, ठीक है, और इनके पास एंटीजन्स हैं, क्लियर है, ओके। और भारतीयों में इसका परसेंटेज है वो 34% है, 34.5% है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं इसकी ए वाले की, तो ए के पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी उसके किस कौन सी होती है, बी होती है प्लाज्मा में, ठीक है। किसको दे सकता है, ए वाला केवल ए को दे सकता है, क्यों भाई, अपने ही जैसे को देगा ये, और ए बी को दे सकता है, क्यों, क्योंकि ए बी के पास दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है। अच्छा ओ को क्यों दे सकता, क्योंकि अगर ये ओ को देगा तो ओ के एंटीजन, ए के एंटीजन को एंटी बी जो है वो कंट्रोल कर देगा, ठीक है, इसलिए ओ को नहीं दे सकता। ले किससे सकता है, और ए से,
ठीक है, और परसेंटेज कितनी है 23.5%। क्लियर है ना। फिर ऐसे ही बी की बात करें, बी जो है वो बी है, वो उसके पास बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी कौन सी होती है उसके अगेंस्ट, एंटी ए। एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी ए, ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडी है। अब वो एंटी ए एंटीबॉडी है तो उसके अगेंस्ट ये किसको दे सकता है, बी और ए बी को खून दे सकता है, दे ओ और ए से सकता है। वही ओ और बी का जो कंसंट्रेशन है वो एक बराबर होता है, परसेंटेज जो बराबर है बात में, वही 34.5% लोगों में क्या होता है, बी होता है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं ए को। ए को आप लोग सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल रहे हो, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो सुनिएगा मेरी बात। क्योंकि ए के पास में जो एंटीजन है वो दोनों है, ए और बी, ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण इसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। अब एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी के साथ भी जाकर बाइंड हो सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो केवल ले किससे सकता है, ये दे सकता है ए बी वाले को, और ले बेटा ये चारों से सकता है। क्लियर है, ओके। और भारतीयों में लगभग 7.5% लोगों में ये खून पाया जाता है, और आपके सर जो है बेटा वो इन 7.5% लोगों के अंदर आते हैं, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा वो आरएच फैक्टर के बेस के ऊपर पढ़ेंगे, आज समूह के बेस के ऊपर पढ़ेंगे, तो वो तो अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरएच फैक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक वर्ड दिया हुआ है अपोहन, एग्लूटिनेशन, ठीक है, आश्लेषण या समूहन, ठीक है। एग्लूटिनेशन मतलब पता है क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर, अच्छा एंटीजन एंटीबॉडी जो है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है, समूह बना लेती है, ठीक है। और वो समूह बनाएंगी तो ब्लड सेल्स जो आपस में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे क्या है कि ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में थक्का बना मतलब ब्लड खराब, आगे बहेगा ही नहीं, और ब्लड नहीं बहेगा तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। तो सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति को, भाई कोई भी पर्सन है, अगर ए वाला है, ए वाले को आप और ए के अलावा किसी और का दे रहे हो, बी और ए बी का दे रहे हो, तो उसकी अब देखो उसके ब्लड ग्रुप से अलग, भाई उसका जो समूह है ए वाले के पास और ए का एक्सेप्ट कर सकता है, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई सा ब्लड ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप दे रहे हो, तो उसमें क्या है, वो क्या करेगा, ब्लड को जैसे ब्लड दिया तो उसमें ब्लड की स्थिति में जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो आपस में क्रिया करेंगी, और क्रिया करते हैं यानी कि रिएक्ट करते हैं, जिससे एक समूह बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इससे जो ब्लड सेल्स है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स बनने के कारण, इसके कारण, इस कॉम्प्लेक्स बनने के कारण एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है, इसके कारण जो ब्लड सेल्स है आपस में फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे ब्लड का क्लॉट बनेगा, रक्त का थक्का अंदर ही अंदर बन जाएगा, वॉल्स के अंदर, ठीक है ना, वेसल्स के अंदर, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को उसके समूह के विपरीत कभी भी रक्त नहीं देना चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर है बेटा, ओके। अब बात करते हैं आगे, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात, रुधिर वर्ग की वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। हालांकि आप लोगों के मेंटल वाले टॉपिक में डिटेल में आएगा। क्या बात करें कि जो सबसे पहले 1924 से 1925 के बीच में, कब 1924 से 1925 के बीच में बर्नस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, कि वो एक आनुवंशिक लक्षण, ठीक है, एक क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। अब काफी बुक जो है राजस्थान बोर्ड की बुक है बेटा, वो तो ये कहती है कि हमारे ब्लड ग्रुप को ले जाने के लिए जो जीन होती है वो अल्फा जीन है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक ये कहती है कि बेटा हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होती है वो आई जीन होती है, ठीक है। रक्त के समूह के लिए जो जिम्मेदार जीन होती है बेटा वो आई जीन होती है। आई बात समझ में। और उसने बताया कि अल्फा जीन और आई जीन के ऊपर अल्फा ए और अल्फा बी बेटा जीन के ऊपर एलील्स पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसा आई के ऊपर आई ए और आई बी प्रेजेंट है। अब ये क्या करे कि ए जो ग्रुप है, ए समूह है, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है ए जीन, ठीक है। बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा बी जीन। तो ओ के लिए क्या होगा, ओ ग्रुप के लिए बेटा आई जीन या अल्फा जीन के ऊपर कोई भी डोमेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा मेरी बात, किस तरीके से वंशानुगति को दिखा रहा है। इन्होंने ये बताया कि जो ए और बी हैं वो एक प्रभावी कारक है। क्या कारक है, प्रभावी। क्या कारक है बेटा,
प्रभावी यानी इंपैक्टफुल है, डोमिनेंट है। प्रभावी कारक कौन से होते हैं? वो लक्षण जो अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में दिखाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, सुनिएगा। सपोज कि मैं एक पर्सन हूं, ठीक है। अब क्या करें लोग कि मेरी आंखें जो मेरे फादर से मिल रही हैं, तो मेरे पिता का लक्षण उनकी प्रथम पीढ़ी में आया, यानी मेरे अंदर आया। तो वो लक्षण जो पहली पीढ़ी में ही दिखाई दे गए, यानी कि माता पिता से उनकी संतान में ही दिखाई दे गए, वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी कारक कहलाते हैं, ठीक है। और वो लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में दिखाई नहीं दे गए, वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी कारक कहलाते हैं। प्रभावी को बेटा आप क्या कहते हो? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हो। क्या बोलते हो? डोमिनेंट। क्या बोलते हो आप लोग? डोमिनेंट कैरेक्टर बोल रहे हो, ठीक है। और अप्रभावी को आप लोग क्या बोलते हो? रिसेसिव। अप्रभावी को आप लोग क्या बोल रहे हो? रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब इस कैरेक्टर के लिए ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन जो है, यानी रक्त के समूह का जो नियमन है, उस रक्त के समूह के नियमन के लिए कौन कौन से कैटेगरीज आएंगी, कौन कौन से आप लोग दिशा निर्देश हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो सुनिएगा। आप लोगों की बुक में एक टेबल दी हुई है बेटा, ठीक है। टेबल है आप लोगों की, यानी टेबल नंबर 24.3। कौन सी है? 24.3 टेबल नंबर है आपका। चैप्टर नंबर 24 है और उसकी टेबल नंबर है 24.3। वो क्या कह रहा है उसमें सुनिएगा। उसमें बेटा पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और साथ में उनकी संतान का, यानी कि माता पिता का रक्त समूह दिया हुआ है, और साथ में उनकी संतान जो होगी उसके कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं रहती हैं, उसके बारे में बताया गया। पहला जो आप लोगों का इस टेबल में दिया है वो सुनिएगा कि अगर, एक मिनट बेटा मार्कर चेंज कर लेता हूं। अगर किसी पिता यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप भी O है, अब फादर का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो उस स्थिति में उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है बेटा O होगा। जो उनकी प्रोजेनी है, जो उनकी संतान है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। कैसे होगा? अभी प्रूव करके बताते हैं बेटा। हमें पता है कि जो मैंने आपको 2 जीन बताया, एनसीईआरटी बुक तो बोलती है कि आपकी जो जीन है ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल वो आई जीन होता है, और आपके राजस्थान बोर्ड की बुक बोलती है कि आपकी जो जीन है वो क्या है? अल्फा जीन, ठीक है। अब हमें पता है कि ए वाला जो है, अगर अल्फा और आई के ऊपर ए हुआ तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, और अल्फा और आई के ऊपर बी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो ओ के केस में क्या होगा कि जो अल्फा जीन है, अगर फादर की बात करें, मैं आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और मदर में भी नहीं है। तो जब इनका बेटा फ्यूजन होगा, ये दोनों जुड़ेंगे, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। अब बात कर रहे हैं बेटा कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का A है, वही सेम एज इट इज कंडीशन आ जाएगी। तो फादर का ब्लड ग्रुप O है तो बेटा ये दोनों अल्फा ब्लैंक हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और A जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक के ऊपर तो A, यानी या तो दोनों के ऊपर A होगा, या फिर कंडीशन ये भी तो हो सकती है, कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि भाई दोनों के ऊपर या तो ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है। क्लियर है ना? अब इस स्थिति में बेटा होने के चांसेस क्या रहते हैं? अगर गैमेट्स इस टाइप के बनते हैं, अगर गैमेट्स ये दोनों इस तरीके के बनते हैं, तो उस केस में क्या होगा वो सुनिएगा। अगर गैमेट्स इस तरीके के बनते हैं, देन इस केस में बेटा जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप होगा। वो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। और अगर कंडीशन ये वाली आती है, अगर कंडीशन ये वाली आती है, तो इस केस में क्या होगा? नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गैमेट्स जो है, युग्मक जो है, वो इस तरीके के बनेंगे। तो इस स्थिति में जो ब्लड ग्रुप है वो या तो A होगा, या फिर ब्लड ग्रुप जो होगा वो O होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? ये स्थिति बनेगी। थर्ड कंडीशन आप लोगों की इसमें दी हुई है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, और माता का ब्लड ग्रुप है B, पिता का ब्लड ग्रुप O है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है, तो उस स्थिति में किस तरीके के रक्त समूह होने के चांसेस रहेंगे? तो मैं यहाँ पर पहले आंसर लिख देता हूं जो आपके बताया हुआ है, O और B ये हो सकता है, ठीक है, O और B ये हो सकता है। क्लियर है ना? तो सुनिएगा कि O वाले के लिए वही अल्फा जीन है, अलग अलग है, B के लिए एक के पास तो B है और एक खाली अल्फा है। अब जब ये अल्फा इससे मिलेगा, यानी कि O ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और जब ये इससे मिलेगा
तो बी होने के चांसेस रहेंगे। ये इससे मिलेगा तो क्या होने के चांसेस रहेंगे बेटा? बी होने के। तो उत्तर क्या आएगा आपका? और बी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर चौथी कंडीशन कह रही है बेटा, अगर आपके फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ए बी है, सुनिएगा थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, कहानी में मोड़ आ रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप तो ओ है और मदर का ए बी है, तो संतान का क्या रक्त समूह होने के चांसेस रहेंगे? वो बेटा उसके चांसेस केवल और केवल ए बी समूह होने के रहेंगे। यहां पर तो देखो तीनों में ओ आ रहा था, ओ और ए बी, यहां पर तीनों में ओ आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर आंसर अपना हमारा बदल गया। कैसे निकलेगा वो सुनिएगा, सुनिएगा भाई। ओ वाले के पास दोनों अल्फा जीन खाली होंगे, लेकिन ए बी वाले के पास में एक अल्फा के पास ए होगा और ए के पास में क्या होगा? बी होगा। एक के पास ए होगा और एक के पास में क्या होगा? बी होगा। तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ की तुलना में, यानी ओ की तुलना में ए बी हो जाएगा। कैसे होगा वो सुनिएगा भाई। अगर ये वाला ए इस अल्फा के साथ मिलता है, अल्फा ए और अल्फा, तो समूह कौन सा होगा? ए, क्योंकि हमें पता है ए क्या है? प्रभावी कारक है, ठीक है। और अगर ये इस बी के साथ मिलता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। यानी यहां पर मैंने बताया था केवल कि ए और बी जो है वो दोनों क्या है? प्रभावी कारक है। किसकी तुलना में? ओ की तुलना में। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इस वाले समूह में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। अब एक मिनट, नेक्स्ट फिफ्थ क्या कहता है वो सुनिएगा आप लोग। फिफ्थ वाली कंडीशन में क्या आता है वो थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ कंडीशन कहती है बेटा आपकी बुक में कि अगर पेरेंट्स में दोनों का, यानी कि माता और पिता, हमारे दोनों जनकों का ब्लड ग्रुप ए है, अगर दोनों जनकों का ब्लड ग्रुप ए है तो संतति पीढ़ी का रक्त समूह कौन सा होगा? किस तरीके से होगा बेटा? ए के लिए कंडीशन अगर हम लोग माने तो इस तरीके की हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है अगर हम लोग कंडीशन माने तो, ठीक है। ए के लिए अगर हम लोग कंडीशन माने तो ये हो सकती है। अब सुनिएगा, इसमें जो उत्तर आएगा वो दो उत्तर आएंगे, ए और ओ, दो आएंगे। कैसे भाई? अगर ये ए इससे मिला तो दोनों ही प्रभावी कारक, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर ये इससे मिला, दोनों में प्रभावी कारक, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब चलो ये दो तो मैंने स्थितियां बता दी, बाकी की दो और कौन सी बन सकती है? अगर ये ए इससे मिलता है तो यहां पर भी तो ए प्रभावी है, तो ए ब्लड ग्रुप होगा। और अगर ये इससे मिलता है तो यहां पर भी तो बेटा ए प्रभावी है, ठीक है ना? तो ए और ओ होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अगला पॉइंट देखो क्या कहता है कि अगर किसी भी पिता का, यहां पर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा मोड़ आएगा। क्या मोड़ आएगा वो देखिएगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान में कितने प्रतिशत कौन कौन से रक्त समूह होने की चांसेस रहते हैं बेटा? वहां पर आपका ए बी होगा, बी होगा और ए बी होगा, ओ होगा। चारों के होने की संभावना बेटा 25%, यानी कि 1/4% होगी। कैसे होगी? उत्तर निकालते हैं, इसको प्रूव करते हैं। आंसर तो हमें ये दे रखा है, सुनिएगा मेरी बात। अब ए की कंडीशन हुई, एक तो खाली है और एक के पास ए जीन है, एक खाली और एक के पास बी जीन है। अब सुनना मेरी बात, अगर ये इससे फ्यूज हुआ, दोनों के पास कोई जीन नहीं है, ओ समूह आ गया। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? अगर ये वाला इससे मिलता है, बी प्रभावी कारक है तो बी समूह हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इससे मिलता है, ए प्रभावी कारक है तो क्या हो जाएगा? ए समूह हो जाएगा। और अगर ये ए और बी से मिलता है तो दोनों ही प्रभावी कारक है। हालांकि आप लोग जब मेंडल में पढ़ोगे तो इसमें सह प्रभाविता का जो नियम है, सह प्रभाविता, मेंडल के प्रभाविता का जो नियम है उसका अपवाद है सह प्रभाविता, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, कोडोमिनेंस में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या है? ए बी। यानी अब 25% सर आपने क्यों लिखा? चांस तो 25% क्यों हुए? ठीक है, क्योंकि बेटा सुनिएगा, अब टोटल 4 संतानें बन रही है, यानी कि 4 इज इक्वल टू कितना? 100%। तो 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25%, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि भाई 4 संतानें हैं तो एक को क्या लिखोगे? 1/4 भाग, 1/4 भाग, और 100 का 1/4 भाग कितना होता है? 25% होता है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ये कंडीशन होती है। इसमें थोड़ा सा आंसर में ट्विस्ट आएगा। अच्छा, एक और बात वो सुनिएगा कि अगर
फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ए बी है। अगली कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 7 आपकी टेबल में ही दी हुई है। फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी पिता का जो रक्त समूह है वो ए है और माता का क्या है, ए बी है। तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, ए के लिए हमें पता है ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, क्लियर है ना। और बी ए बी के लिए कौन सी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगर ये ए इससे मिलेगा आई ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर ये इससे मिलेगा तो आई ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये इससे मिलता है तो आई ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा, और अगर ये इससे मिलता है तो आई बी यानी कि बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आप लोगों का जो रक्त समूह निकल कर आएगा वो ए बी और ए बी, ये 3 प्रकार के रक्त समूह आएंगे, ना कि चौथा कोई इसके अलावा आएगा, क्लियर है। अब क्या कहता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप भी बी है और पिता का ब्लड ग्रुप भी बी है, तो इसमें किस तरीके के समूह बनेंगे संतान में, कि संतान में कौन कौन सा रक्त समूह होने की संभावना रहती है। भाई बी के लिए हम अगर एक को प्रभावी माने तो इस तरीके का हो सकता है, ये दोनों अगर मिलेंगे तो बी समूह होगा, ये दोनों अगर मिलेंगे तो भी बी होगा, ये दोनों अगर मिलते हैं तो ओ होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों मिलते हैं तो भी क्या होगा, बी होगा। यानी इसमें 75% चांस तो होते हैं बेटा बी समूह के, यानी कि 3 तो होंगे बी समूह के और 1 के ओ समूह के चांसेस होते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है। यानी कि 3:1 3:1 का अनुपात देखने को मिलेगा। अगला आता है बेटा, आप लोग देखिएगा कि अगर 9th वाला आता है, अगर आप लोगों के पिता का ग्रुप बी है और माता का ग्रुप ए बी है, तो चांसेस कौन कौन से रहते हैं, वही ए बी और ए बी सेम ऐसा है, बस आपने बी कर लिया और ए कर लिया। कैसे भाई, ठीक है, इस तरीके से इसके पास दोनों होंगे। अब जब ये इसके साथ मिलेगा तो अल्फा ए बी, ठीक है, ये इससे मिलेगा तो ए, और अगर ये इससे मिलेगा तो बी, तो तीनों सब तरह के ग्रुप बनने के चांसेस रहते हैं, क्लियर है ना। और अगर आप लोगों के माता और पिता दोनों का समूह ए बी है, तो वो भी सुन लीजिएगा, उसमें कौन किस तरीके की संतान में रक्त समूह होने के चांसेस रहते हैं, क्लियर है। वही ए और बी, ठीक है। अब जब ये ए इससे मिलेगा तो ए यानी कि ए ग्रुप बनेगा, ये इससे मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और यहाँ पर चला जाएगा तो ए बी, ठीक है। तो इसमें ए बी यानी कि ए बी और ए बी ग्रुप जो है वो 50% और ये दोनों होने के चांसेस 25% रहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों का रक्त समूह का क्या होता है, वंशानुगति की क्रिया होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आरएच समूह, क्लियर है, ओके। थैंक यू बेटा।